हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू सिद्धांत स्कॉलर स्टडी पॉइंट। आई एम नंदिता जैन। इस वीडियो लेक्चर में हम कंटिन्यू करेंगे एमकॉम इग्नू का सब्जेक्ट IBO 5। ये चैप्टर नंबर 5 का पार्ट नंबर 2 है। चैप्टर का नाम है स्टॉक प्रबंधन और ऑर्डर निपटान, मीन्स इन्वेंट्री इन मैनेजमेंट एंड ऑर्डर हैंडलिंग। इसका पार्ट नंबर 1 हम कर चुके हैं। इसमें हमने सारे कॉम्प्रिहेंसिव क्वेश्चंस किए थे। आज की क्लास में हम सेल्फ असेसमेंट वाले क्वेश्चंस करेंगे। ये टोटल 9 हैं। इसमें से 5 हम इस पार्ट में करेंगे और बाकी जो 4 बचे हैं वो नेक्स्ट पार्ट में। तो आज का प्रश्न है, स्टॉक रखने के क्या उद्देश्य हैं? किसी संगठन में स्टॉक के आकार को प्रभावित करने वाले विभिन्न कारकों की विवेचना कीजिए। तो सबसे पहले तुम्हें पढ़ना है कि स्टॉक हम क्यों रखते हैं और किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में स्टॉक का आकार कितना होगा, कितना हमें स्टॉक रखना है, क्या उसका साइज होगा, उसको प्रभावित करने वाले जो फैक्टर्स हैं इनके विवेचना करनी है कि कौन से ऐसे फैक्टर्स हैं जो स्टॉक के आकार को प्रभावित करते हैं। आंसर है, स्टॉक रखने के निम्नलिखित उद्देश्य हैं: ग्राहक सेवा में सुधार लाना, उत्पादन में मितव्ययता लाना, क्रय व परिवहन मितव्ययताओं को संभव बनाना, कीमतों में उतार चढ़ाव को रोकना, मांग व समय की अनिश्चितता के विरोध में सुरक्षा प्रदान करना और आकस्मिकताओं का सामना करना। तो ये वाला पार्ट हमने बोध प्रश्न वाले पार्ट में भी कर लिया था। उसका जो पहला क्वेश्चन है, ये 5-6 उद्देश्य हमने वहाँ पे डिटेल में पढ़े हैं। अब इसको आगे कंटिन्यू करते हैं कि संगठन में स्टॉक के आकार को प्रभावित करने वाले कारक कौन से हैं। तो ये मैं आपको डिटेल में बता रही हूँ। और ये जो 5-6 हमने ऊपर वाले उद्देश्य पढ़े हैं, अगर आपको डिटेल में सुनना है तो इससे पहले वाला पार्ट देख लीजिएगा, वहाँ पे डिटेल में इसको बताया गया है। इस संगठन में स्टॉक के आकार को प्रभावित करने वाले कारक निम्नलिखित हैं। नंबर 1, कच्चा माल और घटक, मीन्स रॉ मटेरियल एंड कंपोनेंट्स। स्टॉक का आकार निर्धारित करने के लिए सबसे पहले तो लीड टाइम यानी कि अग्रता समय अथवा वह समय जो वस्तु का क्रय करने के लिए वस्तु के वितरण के मध्य लगता है, इस बात को लिया जाता है लीड टाइम। कि अगर किसी वस्तु को हम क्रय करना चाहते हैं, इसका हमने निर्णय लिया और साथ में वस्तु के वितरण की वस्तु को हमने डिस्ट्रीब्यूट किया, इसके बीच में जो भी समय लगता है उसे अग्रता समय मीन्स लीड टाइम कहा जाता है। इसके 2 भाग होते हैं। नंबर 1, प्रशासनिक अथवा आंतरिक अग्रता, जो कंपनी में आदेश देने के लिए समय लगता है वो। एक तो एडमिनिस्ट्रेटिव हो गया, दूसरा हो गया कि इंटरनली कुछ टाइम लगता है जो कंपनी में आदेश देने के लिए समय लगा। ठीक है, क्योंकि एकदम से तो टाइम नहीं दिया जाएगा ना, कुछ तो कभी कभी प्रशासनिक बाधाएं आ जाती हैं या कोई आंतरिक इंटरनल कोई बात होती है। उस हिसाब से जो समय लगता है उसे कहा जाता है अग्रता समय। जिसमें कोटेशन की मांग करने में लगा समय, कोटेशन की तुलना व पूछताछ करना, जहां आवश्यकता हो वहां सौदेबाजी करना, समुचित विभाग से अनुमति प्राप्त करना आदि सम्मिलित हैं। मीन्स क्या है कि अगर हमें ऑर्डर देना है तो हम पहले कोटेशंस मंगवाएंगे कि भाई हम अलग अलग फर्म्स को भेजेंगे कि भाई हमें इतने माल की ज़रूरत है, आप अपने रेट बताइए कि आप किस किस रेट में और कैसी क्वालिटी का माल हमें दे सकते हैं। तो कोटेशन की मांग करने में लगा समय। फिर जब बहुत सारी कोटेशंस आ जाएंगी तो हमें तुलना करनी पड़ती है कि कौन सी फर्म हमें चीप एंड बेस्ट गुड्स दे रही है, जो सस्ते भी हों और साथ में क्वालिटी अच्छी हो। सस्ता दे रही है, क्वालिटी बेकार है तो भी हम नहीं लेंगे, क्वालिटी तो बहुत अच्छी है लेकिन बहुत महंगा है तो भी नहीं लेंगे, क्योंकि अगर उसमें कॉस्टिंग ज़्यादा आ जाएगी तो वो सेल में करने में हमें खास प्रॉफिट नहीं होगा। तो प्रॉफिट अर्न करना मेन मोटिव होता है बिजनेस का। तो तुलना करेंगे कोटेशंस की, फिर पूछताछ करेंगे और 1-2 जगह पूछताछ करेंगे या फिर फ़ोन पे कोई क्वेरी रह गई हो वो पूरी कर लेंगे, और जहां आवश्यकता हो वहां सौदेबाजी करना है। फिर जो कोटेशन सही होंगी वहां पे हम ट्रांजेक्शन्स करेंगे कि ठीक है, आप अपनी इस क्वालिटी का इतने गुड्स हमें इस रेट पे भेज दीजिए। और उससे कनेक्टेड जो भी डिपार्टमेंट है, जैसे क्रय डिपार्टमेंट है तो क्रय डिपार्टमेंट से अनुमति प्राप्त करना आदि इसमें सम्मिलित होता है। तो अग्रता समय का एक भाग तो ये हो गया। दूसरा हो गया पूर्तिकर्ता का अग्रता समय अथवा पूर्तिकर्ता के पास आदेश पहुंचने के समय को लेकर उसके द्वारा वस्तु के वितरण का समय। अब पूर्तिकर्ता, अब हमने टाइम तो दे दिया कि भाई ठीक है, इतना गुड्स आप हमें भेज दीजिए, तो जो सप्लायर है वो भी टाइम लेगा। ठीक है, तो सप्लायर के पास आदेश पहुँचेगा उस समय से लेकर उसके द्वारा वस्तु को जो वो वितरित करेगा, पहुंचाएगा, उसे ही कहा जाता है अग्रता समय। तो 2 जो कच्चा माल और घटक है, इसका एक तो हो गया अग्रता समय, उसके भी 2 पार्ट पढ़ लिए हमने, प्रशासनिक और पूर्तिकर्ता वाला समय जो वो लेता है। फिर है सामग्री का वार्षिक उपभोग व मांग में मौसमी तथा अन्य कारणों के से उतार चढ़ाव। इसका क्या मतलब हुआ कि सामग्री का पूरे साल में क्या उपभोग होगा या क्या उसकी मांग होगी, और या फिर कोई मौसम के हिसाब से भी होता है ना कि मान लो कोई ऐसी गुड्स होती हैं जो बरसात के मौसम में ख़राब हो जाती हैं, तो मौसमी या कोई भी अन्य कारण है उसके द्वारा उतार चढ़ाव जो होता है उसे भी इसमें लिया जाता है। फिर थर्ड है पूर्तिकर्ताओं की विश्वसनीयता।
फोर्थ है भंडारण स्थान की उपलब्धता कि भंडारण स्थान क्या होगा, कहाँ पर होगा और कैसा होगा। उपलब्ध पूंजी की मात्रा कि हमारे पास कितनी कैपिटल है, उसी हिसाब से हम ऑर्डर्स देंगे। और सरकारी नीति विशेषता आयात से संबंधित या इसमें भी अधिक निर्देशित आयात की दशा में। तो अगर सरकारी नीति है कि अगर हमें आयात करना है, दूसरे देश से मंगाना है, तो फिर हमें गवर्नमेंट पॉलिसीज़ को भी देखना पड़ेगा, ठीक है। और वो ये भी बताएंगे कि आप कितना आयात कर सकते हो, बहुत सारी प्रॉब्लम्स होती है, बहुत सारे बैरियर्स होते हैं, उन्हें भी देखना पड़ता है। फिर है प्राप्ति की लागत, 8th है भंडारण की लागत और 9th है पूर्तिकर्ता द्वारा निर्धारित न्यूनतम आदेश की मात्रा। ये सब चीज़ें कच्चे माल से संबंधित हैं। अभी तो ये रॉ मटेरियल मंगाना था, उससे कनेक्टेड है। अब आ गया हमारा सेकंड फिनिश गुड्स, मतलब अगर माल तैयार हो गया है तो तैयार माल के स्टॉक को निम्नलिखित कारक प्रभावित करते हैं। पहली बात तो विक्रय का सही पूर्वानुमान, हमें पता होना चाहिए कि हमारी सेल कितनी हो सकती है लगभग। तो बिल्कुल एक्यूरेट तो नहीं, लेकिन फिर भी पूर्वानुमान तो लगा ही सकते हैं, फोरकास्टिंग तो कर ही सकते हैं कि पिछले अपने सालों के रिकॉर्ड्स देखकर या फिर इस बार की डिमांड देखकर। तो विक्रय का सही पूर्वानुमान लगाना। दूसरा है किफ़ायती लॉट आकार का उत्पादन जो कि विक्रय आवश्यकताओं से अधिक हो सकता है। अब क्या है कि किफ़ायती लॉट आकार, यानी कि हम लॉट में कोई चीज़ मंगवा लेते हैं ज़्यादा क्वांटिटी में, लेकिन वो किफ़ायती होनी चाहिए, उसकी कॉस्टिंग ज़्यादा नहीं होनी चाहिए। क्योंकि कई बार हम लॉट में चीज़ मंगाते हैं तो वो सस्ती पड़ती है, लेकिन कई बार बहुत ज़्यादा लॉट मंगा लिया जाए, बहुत बड़ा ऑर्डर दे दिया जाए, तो बजाय सस्ती रखने की वो हमें महंगी पड़ेगी, क्योंकि इसके लिए हमें भंडारण की उपलब्धता भी देखनी पड़ेगी और उसके अलावा उसके निगरानी के लिए हमें गार्ड्स या फिर उसके पूरे मेंटेनेंस के लिए हमें कई एम्प्लॉयज़ की नीड होगी। तो ये देखना है कि हमें किफ़ायती पड़ना चाहिए, महंगा ना हो जाए। और जो विक्रय आवश्यकताओं से अधिक हो सकता है, तो ऐसा लॉट कि अगर हमें कहते हैं कि भाई हमें 1000 यूनिट हमारी सेल हो सकती है, तो हम कम से कम भी 1200-1300 यूनिट का इंतज़ाम रखेंगे कि अगर डिमांड ज़्यादा हो गई तो हमारे पास वो पूरा माल होना चाहिए, नहीं तो कंपनी की गुडविल ख़राब होती है। और इसी तरह उपलब्ध भंडारण स्थान भी पता होना चाहिए कि अगर हम इतना लॉट में माल मंगा रहे हैं, कितना होलसेल में माल मंगा रहे हैं, तो बना लिया है हमने, तो जब हमने रॉ मटेरियल ज़्यादा बना लिया तो उससे फिनिश गुड्स भी ज़्यादा बनेंगे। और फिनिश गुड्स को रखने के लिए हमें प्रॉपर स्टोरेज के लिए गोडाउन होने चाहिए, इसका भी हमें ध्यान रखना है, ठीक है। तो ये क्वेश्चन था हमारा स्टॉक रखने के उद्देश्य और स्टॉक के आकार को प्रभावित करने वाले विभिन्न कारक। तो हमने दोनों कारक पढ़ लिए इसके, कच्चा माल और उसके घटक और तैयार माल और उसके घटक, ठीक है। अब हमारे पास हो गया क्वेश्चन नंबर 2, स्टॉक नियंत्रण से आप क्या समझते हैं, इसके उद्देश्य को लिखिए। तो स्टॉक को कंट्रोल करना होता है, क्योंकि ना तो बहुत एक्सेस में होना चाहिए और ना ही बहुत कम रहना चाहिए। तो इसके क्या घटक हैं, ये क्या उद्देश्य हैं, वो पढ़ लेते हैं। स्टॉक नियंत्रण के अंतर्गत स्टॉक नियंत्रण का क्रय, यानी कि हमें कितना परचेज़ करना है, भंडारण मीन्स उसे रखना पड़ेगा स्टोरेज में, और सामग्री के उपयोग का इस प्रकार से व्यवस्थित नियंत्रण और नियमन किया जाता है जिससे कि उत्पादन के प्रभावों को उचित रूप से बनाया जा सके, जो भी उत्पादन हमारा जो प्रोडक्शन है वो फ्लो में चलता रहे और स्टॉक में अत्यधिक निवेश से बचा जा सके। तो ना तो इतना कम रखना है कि हमारे उत्पादन का प्रवाह रुक जाए, और ना ही इतना ज़्यादा रखना है कि हमें बहुत ज़्यादा निवेश करना पड़े। तो हमें क्या करना है, हमें सिर्फ उतना स्टॉक रखना है जो उत्पादन के प्रभावों को उचित रूप से बनाए रखे और साथ में बहुत ज़्यादा अत्यधिक स्टॉक में निवेश करने से बचा जा सके। तो इसके उद्देश्य हैं, नंबर 1, न्यून स्टॉक की स्थिति से बचाव करना। ऐसा ना हो कि हमारा बिल्कुल ही जो स्टॉक है ना बिल्कुल लो लेवल पे चला जाए, ठीक है। तो लो स्टॉक की स्थिति से बचाव करना, साथ ही साथ अत्यधिक स्टॉक की स्थिति से भी बचाव करना। कहीं ऐसा ना कि मैक्सिमम लेवल इतना था, उससे भी ज़्यादा हम बनाए जा रहे हैं, उससे क्या होगा कि कॉस्टिंग भी ज़्यादा आएगी और माल ख़राब होने का डर भी बना रहेगा। थर्ड है क्रय करने की मितव्ययता प्राप्त करना। हमें इतना ऑर्डर देना है कि अगर हमें कोई चीज़ होलसेल में हम परचेज़ करें तो उससे हमें किफ़ायत मिले, ठीक है, सस्ता पड़े, चीप एंड बेस्ट पड़े। फिर है स्टोर की हानि को न्यूनतम करना। जो स्टोर है ऐसा ना हो कि स्टोर यानी कि जहाँ पे हम अपना फिनिश गुड्स रखते हैं वो जगह हम पे कम पड़ जाए, माल हो जाए ज़्यादा और स्टोर की कैपेसिटी हो कम, और ना ही इतना कम होना चाहिए कि स्टोर खाली पड़ा रहे, क्योंकि इसकी कॉस्टिंग होती है, जो फिक्स कॉस्ट होती है वो हमें देनी ही पड़ेंगी। तो स्टोर की हानि को भी न्यूनतम करना कि अगर लॉस हो रहा है तो न्यूनतम हो और प्रॉफिट हो रहा है तो मैक्सिमम हो। फिर है स्टॉक सूचनाओं का समय से प्रसार सुनिश्चित करना कि जो स्टॉक है हमें जो क्रय डिपार्टमेंट ने जब वस्तुएं क्रय कर ली, उसके बाद फिनिश गुड्स डिपार्टमेंट जो होगा ना वो हमें समय से सूचित कर देगा कि इतना स्टॉक बन चुका है और उस हिसाब से सेल को डिमांड को पूरा किया जा सके।
तो क्वेश्चन नंबर 2 था हमारा स्टॉक नियंत्रण से आप क्या समझते हैं, इसके उद्देश्य को बताइए। ये हमारा कवर हो गया है। क्वेश्चन नंबर 3 में पूछा गया है कि इन शब्दों की व्याख्या करें। स्टॉक का उच्चतम स्तर, निम्नतम स्तर और पुनः ऑर्डर स्तर। इन स्तरों के निर्यात करने के दौरान ध्यान रखे जाने वाले मुख्य कारक कौन कौन से होते हैं। तो सबसे पहले तो हमें ये देखना है कि हमारा हाईएस्ट लेवल कितना होना चाहिए, मैक्सिमम लेवल, और हमारा मिनिमम लेवल क्या होना चाहिए ऑर्डर का, स्टॉक का। और फिर अगर जब हमें मिनिमम लेवल से पहुंचने से पहले पुनः ऑर्डर लेवल भी देखना पड़ता है कि अब हमें दोबारा से रीऑर्डर कर देना चाहिए। कहीं ऐसा ना हो कि ऑर्डर हम दें, उसमें देरी हो जाए तो वहाँ से जब रॉ मटेरियल आएगा उसमें देर हो जाएगी तो हमारा लेवल जो है स्टॉक का कम हो जाएगा, तो ऑर्डर पूरा करने में प्रॉब्लम आएगी। तो इन तीनों को हमें लेवल को पढ़ना है। और अगर निर्यात करने के दौरान कौन कौन से मुख्य कारक इसे प्रभावित करते हैं, इसे भी पढ़ना है। तो सबसे पहले हम उच्चतम स्तर को पढ़ लेते हैं, मैक्सिमम लेवल जो होता है स्टॉक का। स्टॉक के द्वारा मूलभूत उपागम यानी कि जो अप्रोचेज है उसको पुनः स्तर पर स्थापित किया जाता है। स्टॉक का उच्चतम स्तर यह बताता है कि स्टॉक की पुनः पूर्ति किस तरह की जाती है। यह अग्रता समय तथा सुरक्षित सीमा के दौरान अधिकतम संभव उपयोगों को बताता है। इस स्तर पर पहुंचने हेतु अवसर उपयोग किया जाने वाला सूत्र निम्नलिखित है। तो इसमें क्या कहा है कि हमें मैक्सिमम लेवल करना है। अब मैक्सिमम लेवल किस तरह से होगा, इसको एक हम इक्वेशन के थ्रू निकाल सकते हैं, क्योंकि हमें पता होना चाहिए कि जैसे अगर हम इस इक्वेशन को लगाएं तो हमें पता चल जाएगा कि हमें हमारा मैक्सिमम लेवल है, इससे ज़्यादा हमें स्टॉक नहीं करना है। क्या अधिकतम उपभोग दर की जो कंज्यूमर रेट है मैक्सिमम, उसको अधिकतम अग्रता समय की अगर हम ऑर्डर देते हैं तो उसमें कितना समय लगेगा, इन दोनों को करेंगे मल्टीप्लाई और साथ में सुरक्षा सीमा को हम प्लस कर लेंगे। तो ये हमारे अगर पेपर में न्यूमेरिकली तो आपका नहीं आएगा, सिर्फ आपको ये इक्वेशन ही लिखनी है। और अगर दिया जाता है, मान लो अगर पेपर में आ भी गया तो ये आपको दिया होगा, ये दिया होगा, ये पूछा, ये दिया होगा, तो इन दोनों को मल्टीप्लाई करके और सुरक्षा समय को उसमें प्लस करके आप इसे कैलकुलेट कर सकते हैं। फिर है स्टॉक का निम्नतम स्तर में, ये जो मिनिमम लेवल है वो कितना रखना चाहिए। स्टॉक का निम्नतम स्तर यह बताता है कि निश्चित अंतराल ऑर्डर प्रणाली को किस प्रकार से दर्शाया जाता है। इस प्रणाली के अंतर्गत दो ऑर्डरों के मध्य समय को देखा जाता है कि एक ऑर्डर और दूसरे ऑर्डर, एक ऑर्डर को हमने दिया और उसके बीच में दूसरा जो ऑर्डर हम देंगे उसके बीच में कितना समय है, कितना टाइम है। और ये भी देखा जाता है कि इस अंतराल में स्टॉक को किस प्रकार से संरक्षित किया जा सकता है। तो मिनिमम लेवल यही है कि हम कहते हैं कि अगर हमारा 100 यूनिट से कम नहीं होना चाहिए, ठीक है, क्योंकि हमें पता है 100 यूनिट से कम होते ही ऑर्डर तो हमारे पास लगातार आ रहे हैं फिनिश गुड्स के, वो पूरा। और अगर हम रॉ मटेरियल बनाने में टाइम लगा देते हैं और वो देर हो जाती है तो हमारा 100 से लेवल कम चला जाएगा, तो हमें उत्पादन के फ्लो में प्रॉब्लम आएगी। तो उससे पहले अगर हमें लगता है कि 100 यूनिट हमारा मिनिमम लेवल है तो उससे पहले हमें रीऑर्डर के लिए, रॉ मटेरियल के लिए कोटेशन भर देनी चाहिए और वो मंगवा लेना चाहिए। फिर है पुनः ऑर्डर स्तर, जो रीऑर्डर लेवल है ये क्या होता है। जब स्टॉक ग्राहक, उपभोक्ता तथा बिक्री केंद्रों में समाप्त हो जाता है, जब स्टॉक या तो ग्राहक या उपभोक्ता या फिर बिक्री केंद्र जो भी हमारे सेल डिपार्टमेंट है वहाँ पे समाप्त हो जाता है, तो इसे पुनः ऑर्डर स्तर पर पहुँचाकर ऑर्डर तैयार किया जाता है। ठीक है, जब हमें लगता है कि भाई जो भी बिक्री हमारे सेल्स डिपार्टमेंट है वहाँ पे ख़त्म होने वाला है, तो फिर से ऑर्डर दे दिया जाता है रॉ मटेरियल के लिए और इन केंद्रों तक भेज दिया जाता है। अब है इस तरह के निर्यात के दौरान ध्यान देने वाले कौन से कारक हैं। जो ये 3 लेवल्स हैं, इनके निर्यात के दौरान क्या हम कारक देखते हैं कि कौन इसको कैसे प्रभावित करता है। तो तीनों लेवल के निर्यात के दौरान निम्नलिखित फैक्टर्स पर ध्यान देना बहुत ही आवश्यक है। पहली बात तो स्टॉक में फंसी पूंजी पर ब्याज। अगर हम स्टॉक ज़्यादा बनाते हैं तो हमें इस पर कैपिटल लगानी पड़ती है, कैपिटल लगाएंगे तो उस कैपिटल पर हमें ब्याज भी देना पड़ता है, इसको भी देखना चाहिए। देकर कितना है, उस पर हमें कितना टैक्स देना है, बीमा कंडीशंस क्या हैं, क्या इंश्योरेंस की कंडीशंस है, क्योंकि स्टॉक का बीमा कराया जाता है कि अनफॉर्चुनेटली इसमें आग लग जाए, ख़राब हो जाए, चोरी हो जाए, तो उन परिस्थितियों से बचने के लिए हम बीमा कराते हैं, तो ये भी देखना पड़ता है। किराया प्रक्रिया क्या है, हमें कितना किराया देना पड़ा है, क्षय या ख़राब होना कि कितना जो माल है, कितने गुड्स हैं हमारे जो नॉर्मली ख़राब हो जाते हैं। जैसे कई चीज़ें तो होती हैं नहीं ख़राब होती, लेकिन कुछ ऐसे पेरिशेबल गुड्स होती हैं जो जल्दी ख़राब हो जाती हैं। या फिर जैसे हम कहते हैं ना कि कोई चीज़ होती है उसकी नेचर में ही होता है ऐसा कि वो थोड़ी बहुत ख़राब होगी। जैसे पेट्रोल के बारे में कहा जाता है कि पेट्रोल आप कितना भी रख रखाव से कर लो, वो थोड़ा सा पेट्रोल हवा में उड़ जाता है, ख़राब हो जाता है,
तो उसकी मान लो 10% के करीब वेस्टेज होती ही होती है। तो ऐसी कई चीज़ें होती हैं जिनका ख़राब या क्षय होना होता ही होता है, तो वो कितनी होंगी इसे देखना पड़ेगा। और श्रम लागत या उपरिव्यय, ये जो ओवर हेड्स होते हैं, ऊपर के खर्चे होते हैं, या श्रम की लागत लेबर को हमें कितना देना है, इन सबको हमें देखना पड़ता है जो ये लेवल्स हैं उनके निर्यात के दौरान। क्वेश्चन नंबर 4 है, व्याख्या कीजिए कि ऐसा क्यों होता है। नंबर 1, उच्च स्तर की उपभोक्ता सेवा की व्यवस्था करने पर स्टॉक लागत बढ़ती है। नंबर 2, अधिक ऑर्डर दिए जाने के दौरान स्टॉक की लागत बढ़ती है। नंबर 3, अति शुद्ध पूर्वानुमान स्टॉक की लागतों को घटाता है। अगर हमारा पूर्वानुमान बिल्कुल प्रॉपर है तो वो फालतू की लागतों को घटाएगा। 4th है, ऑर्डर प्रक्रमण लागत और स्टॉक वहन लागतें आपस में संघर्ष करती हैं। और 5वां है, प्रतिवर्ष कम बार ऑर्डर देकर वार्षिक स्टॉक में नहीं लागतों को कम किया जा सकता है। ठीक है, जो कोई आउट ऑफ स्टॉक हो जाती है तो उसको कम किया जा सकता है। तो हम एक एक करके ढंग से इसको पढ़ते हैं कि पहला क्वेश्चन क्या है। हमसे पूछा गया है कि बताओ कि जो स्टेटमेंट दिए ऐसा क्यों होता है। तो पहला क्वेश्चन है हमारा, उच्च स्तर की उपभोक्ता सेवा की व्यवस्था करने पर स्टॉक लागत बढ़ती है। कि अगर बहुत हाई लेवल पर आप उपभोक्ता सेवा की व्यवस्था करोगे, कंज्यूमर सर्विसेज की व्यवस्था करोगे, बहुत ज़्यादा फैसिलिटीज़ दोगे, तो स्टॉक की लागत बढ़ती है। ऐसा क्यों होता है? तो इसका आंसर है, जब उच्च स्तर की उपभोक्ता सेवा की व्यवस्था की जाती है तो स्टॉक की लागत बढ़ती है। इसका मुख्य कारण यह है कि इसकी वजह से स्टॉक एकत्र करना पड़ता है, क्योंकि हमें बहुत ज़्यादा स्टॉक को कलेक्ट करके रखना पड़ता है, और ज़्यादा स्टॉक लेने के लिए कई बार अधिक दाम भी चुकाने पड़ते हैं। अब मान लो अगर आप अपनी गुड्स खुद बना रहे हो, प्रोड्यूस भी कर रहे हो और उसे सेल भी कर रहे हो, या फिर कई बार होता है कि आप सिर्फ सेल कर रहे हो, एक यूनिट से आप गुड्स उठाते हो और उसे रीसेल कर देते हो, तो ज़्यादा स्टॉक लेने के लिए कई बार हमें ज़्यादा कॉस्ट देनी पड़ती है। क्योंकि अगर मार्केट में कोई चीज़ स्टोरेज में नहीं है, उसकी जो है मार्केट में कमी है, तो हम ज़्यादा कीमत देकर भी उस चीज़ को ख़रीद लेते हैं कि अपने स्टॉक में लेने के लिए। ठीक है, जब किसी चीज़ की मार्केट में शॉर्टेज होती है ना, तो ज़्यादा कीमत देकर वो मिलती है अगर आपको हाई लेवल पे लेनी है तो। अतः उच्च स्तर की उपभोक्ता सेवा को पूर्ण करने के लिए स्टॉक की लागत में वृद्धि हो जाती है। सेकेंड क्वेश्चन है, ऐसा क्यों होता है, इस बात की व्याख्या करनी है कि अधिक ऑर्डर दिए जाने के दौरान की जो लागत है वो बढ़ती है अगर आप एक्स्ट्रा ऑर्डर दे रहे हो तो। इसका भी मुख्य कारण यही है जो ऊपर था, कि जब बाजार में अत्यधिक रूप से किसी उत्पादन की मांग आ जाती है तो इसके लिए ऑर्डर को पूरा करने के लिए ज़्यादा स्टॉक चाहिए। ठीक है, मान लो अचानक से कोई गुड्स हैं, उनकी डिमांड ज़्यादा हो गई मार्केट में, तो उसे पूरा करने के लिए स्टॉक चाहिए, और जो प्राय आनन फानन में एकत्रित किया जाता है। अभी लगता है इतने सारे ऑर्डर्स हो गए तो कुछ कहीं से आप उसे कलेक्ट करोगे और अपने ऑर्डर्स को पूरा करोगे। अतः अधिक ऑर्डर देने के कारण स्टॉक की लागत बढ़ती है। तो हम ज़्यादा क्वांटिटी में ऑर्डर देंगे, और फिर वही बात होगी कि ज़्यादा क्वांटिटी में ऑर्डर दोगे, मार्केट में शॉर्टेज है। ठीक है, तो जो ज़्यादा पैसे देकर ख़रीदेगा उसका उस सप्लायर को माल दे दिया जाएगा, जिससे कि अपने वो कंज्यूमर्स की डिमांड को पूरा कर पाए, तो इससे भी कॉस्ट बढ़ती है। नेक्स्ट है, अति शुद्ध पूर्वानुमान स्टॉक की लागत को घटाता है। कि अगर मुझे बिल्कुल एक्यूरेट पता हो, अति शुद्ध यानी कि पूरी प्योरिटी से मुझे फोरकास्टिंग कर लूँ कि मेरा स्टॉक कितना बिकने वाला है, तो डेफिनेटली मैं सिर्फ उसी स्टॉक का रखूँगी, ना उससे कम ना उससे ज़्यादा। ठीक है, तो जितना शुद्ध हमारा अनुमान होगा कि हमारे जो गुड्स हैं उसकी इतनी डिमांड आने वाली है, तो अगर ये मेरी फोरकास्टिंग सही है, पूर्वानुमान सही है, तो मुझे बहुत ज़्यादा स्टॉक नहीं रखना पड़ेगा और वो लागतों को घटा देगा। तो अतिशुद्ध पूर्वानुमान का तात्पर्य है पहले से ही इस बात का अंदाज़ा लगा लेना या अनुमान लगा लेना कि कितना स्टॉक एकत्रित किया जाना है, ताकि ऑर्डर समय पर पूरा किया जा सके। यही अतिशुद्ध पूर्वानुमान कहलाता है, और इससे स्टॉक की लागतों को कम किया जा सकता है। फोर्थ है, ऑर्डर प्रक्रमण लागतें और स्टॉक वहन लागतें आपस में संघर्ष करती हैं। कि ऑर्डर प्रक्रमण लागतें यानी कि ऑर्डर देने की जो कॉस्टिंग है वो, और स्टॉक वहन लागतें यानी कि जो स्टॉक रखने की कॉस्ट है, वो आपस में एक दूसरे की कॉम्पिटिटर होती हैं, संघर्ष करती हैं। इससे क्या मतलब है कि ऑर्डर प्रक्रमण लागतें और स्टॉक वहन लागत आपस में संघर्ष करती हैं। ये दोनों लागतें लॉजिस्टिक की प्राथमिक गतिविधियों में सम्मिलित की जाती हैं। तो जैसे हमने पहले चैप्टर में पढ़ा था कि जो लॉजिस्टिक की प्राथमिक गतिविधियाँ कौन सी हैं, वो मेन जो हमारी एक्टिविटीज़ होती हैं उसमें सम्मिलित की जाती हैं। वह ये ग्राहकों की मांग को समय पर पूर्ण करने के लिए उत्प्रेरक का कार्य करती हैं, कि कस्टमर्स की अगर डिमांड आती है गुड्स के लिए तो वो समय पर पूरी की जा सके। परंतु ये दोनों लागतें आपस में संघर्ष करती है, क्योंकि कई बार यह निश्चित नहीं हो पाता कि कितना ऑर्डर बनाने हेतु कितना स्टॉक अनिवार्य है, कि अगर हम कितना ऑर्डर बनाएं उसमें कितना स्टॉक होगा, कितना सेल हो जाएगा।
इस तरह की परिस्थिति में ये दोनों लागतें आपस में संघर्ष करती हैं, क्योंकि कई बार ऑर्डर पूर्ण होने से पूर्व स्टॉक खत्म हो जाता है। अब कई बार हमें पता नहीं होता कि ऑर्डर कितना आएगा, ठीक है, ऑर्डर पूरा भी नहीं हुआ और जो हमारा स्टॉक था वो ख़त्म हो गया, क्योंकि हमारा पूर्वानुमान सही नहीं रहा होगा, डिमांड हो गई ज़्यादा और सप्लाई हो रही है कम, तो स्टॉक ख़त्म हो जाता है तथा ज़्यादा लागतें लगाकर स्टॉक एकत्रित करना पड़ता है। और फिर हमें डिमांड तो पूरी करनी है, तो फिर हम जैसे अभी ऊपर पढ़ा था कि इधर उधर से स्टॉक को एकत्रित करेंगे, तो जिससे कि उसकी लागत ज़्यादा आएगी। तो अतः ऑर्डर प्रक्रमण लागत और स्टॉक वहन लागत आपस में संघर्ष करती प्रतीत होती हैं। 5th है, प्रतिवर्ष कम ऑर्डर देकर वार्षिक स्टॉक में लागतों को कम किया जा सकता है। तो प्रतिवर्ष कम ऑर्डर देकर वार्षिक स्टॉक में उत्पन्न होने वाली नकारात्मक लागतों को, जो कि सामान के खत्म होने या समाप्त होने के कारण उत्पन्न होती है, उन्हें रोका जा सकता है। इसमें जो स्टॉक उपलब्ध होता है उसी के आधार पर ऑर्डर को पूर्ण किया जाता है। तो प्रतिवर्ष कम ऑर्डर देकर वार्षिक स्टॉक में नहीं लागतों को पूरा किया जा सकता है, आउट ऑफ स्टॉक लागतों को कम किया जा सकता है। तो हम एक मिनिमम लेवल बना लेते हैं। तो हम ये चीज़ नहीं कहेंगे कि आउट ऑफ स्टॉक हो गई, क्योंकि हमें पहले से पता है तो हम स्टॉक में रखेंगे, क्योंकि आउट ऑफ स्टॉक होती हैं तो फिर वही जो अभी हमने ऊपर वाले टिप्पणी में पढ़ा था कि आउट ऑफ स्टॉक होने से हमें आनन फानन में वस्तुएं कलेक्ट करनी पड़ती हैं ज़्यादा कीमत देकर। तो अगर हमें आउट ऑफ स्टॉक होने की कंडीशन ही ना आ पाए तो लागतों को कम किया जा सकता है, ठीक है। तो हम आउट ऑफ स्टॉक नहीं होने दें, आउट ऑफ स्टॉक होने से पहले ही मतलब उसके आधार पर ऑर्डर को पूर्ण किया जा सकता है। अपने स्टॉक में वो सब चीज़ें हम रखें जो कि हमें अनुमान है कि इतना डिमांड आ सकती है। इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन है आज का, मितव्ययी ऑर्डर मात्रा की अवधारणा की व्याख्या कीजिए तथा बताइए कि क्यों यह लागत को अनुकूलतम वाली तकनीक है। मितव्ययी का मतलब होता है किफ़ायती, ठीक है। तो किफ़ायती ऑर्डर मात्रा की अवधारणा क्या है, पहले तो ये बताना है कि किससे हमें फ़ायदा हो, जो हमें किफ़ायती पड़े मतलब सस्ती पड़े। और ये भी बताइए कि क्यों यह लागत को अनुकूलतम करने वाली तकनीक है, क्योंकि लागत हमारे पॉजिटिव होगी, अनुकूल होगी। ये वो अच्छी टेक्निक होती है कि मितव्ययी ऑर्डर मात्रा देनी चाहिए। तो मितव्ययी ऑर्डर मात्रा का अर्थ होता है आदेशित वस्तु की मात्रा जिस पर प्राप्ति तथा स्टॉक वहन की कुल लागत को न्यूनतम रखा जा सके। कि हमने ऑर्डर तो दिया और स्टॉक भी वहन करना है, क्योंकि स्टॉक बनाया जाएगा, उस पर भी कैपिटल लगी है, उसको स्टॉक करने की जो स्टोरेज है वहाँ का भी खर्चा हो गया, जो एम्प्लॉयज़ उसकी देखरेख करेंगे उनका खर्चा हो गया, ठीक है। उसके अलावा इलेक्ट्रिसिटी वगैरह का खर्चा हो गया और जो भी उसमें पैसा लगाया गया है स्टॉक को बनाने में, ये सब। तो अगर हम आदेशित वस्तु की मात्रा की प्राप्ति और स्टॉक वहन की कुल लागत को न्यूनतम करें तो ये बेटर टेक्निक होती है। मितव्ययी ऑर्डर मात्रा को लागत को अनुकूलतम करने वाली तकनीक कहा जाता है, क्योंकि इस ऑर्डर मात्रा के द्वारा निर्यात का लागत निपटान सरलतापूर्वक किया जा सकता है। कि अगर हम कहते हैं कि भाई इतना ऑर्डर हमारे पास हमेशा तैयार रहेगा तो निर्यात करना है हमें, तो निर्यात की कॉस्ट भी जो कॉस्ट का निपटारा है बहुत सरलतापूर्वक किया जा सकता है, क्योंकि हमने मितव्ययी ऑर्डर दिया है और हमेशा हमारे स्टॉक में रहेगा। और हमें बहुत ज़्यादा स्टॉक भी नहीं रखना, क्योंकि हमें निर्यात की लागत का निपटान सरलतापूर्वक करना है। तो बहुत ज़्यादा स्टॉक भी नहीं रख रहे और बहुत कम भी नहीं रख रहे। कम रखेंगे तो आनन फानन में हमें वस्तुएं कलेक्ट करनी पड़ेंगी, बहुत ज़्यादा रखेंगे तो हमें फालतू की कॉस्ट वहन करनी पड़ेंगी। तो बेटर है उतने ही स्टॉक रखो जितना कि ज़रूरी हो। हम जानते हैं कि निर्यात ऑर्डर के निपटान की विधि अत्यधिक जटिल है। निर्यात ऑर्डर के निपटान, क्योंकि निर्यात करना है, उसका ऑर्डर पूरा करना है, बहुत ज़्यादा प्रोसेस होता है इसमें, बहुत ज़्यादा, क्योंकि हमें दूसरे देश में भेजना है तो हमें दूसरे देश की पॉलिसी भी ध्यान रखनी पड़ती है, अपनी पॉलिसी भी ध्यान रखनी पड़ती है। तो ये विधि बहुत ही जटिल, बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड होती है और इसमें विस्तृत क्रियाविधियों को शामिल किया जाता है, बहुत सारी इसमें एक्टिविटीज़ करनी पड़ती हैं। साथ ही पैकेजिंग और चिन्हकरण की पर भी विशेष ध्यान दिया जाता है। तो एक तो अगर निर्यात करना है, दूसरे देश में चीज़ें जाएंगी तो बीच में काफ़ी लंबा टाइम होता है। अगर शिप के ज़रिए भेजोगे तो पानी के जहाज़ के थ्रू या ट्रेन के थ्रू जैसे भी भेजोगे, पैकेजिंग बहुत बढ़िया होनी चाहिए, रास्ते में ख़राब नहीं होनी चाहिए। और साथ में उससे चिन्हीकरण भी किया जाता है, यानी कि इस पर पूरे सिंबल्स लगाए जाते हैं, ठीक है, कोई कोड वर्ड्स के थ्रू। इस पर बहुत ध्यान रखना पड़ता है। तो माल को जहाज़ तक ले जाने से लदान तक की औपचारिकताओं को पूर्ण ध्यान रखना पड़ता है, क्योंकि माल हमारे वेयर हाउस में रखा है, वहाँ से पहले हम जहाज़ पर लेके जाएंगे और उसे वहाँ पर लदवाएंगे, चढ़वाएंगे जहाज़ पर। तो वहाँ तक बहुत सारी फॉर्मेलिटीज़ को हमें ध्यान में रखना पड़ता है। अतः इस लागत को न्यूनतम अनुकूलतम वाली तकनीक कहा जाता है, ठीक है। तो क्वेश्चन हमारा था कि मितव्ययी ऑर्डर मात्रा की अवधारणा की व्याख्या और लागत को अनुकूलतम तकनीक क्यों कहा जाता है, क्योंकि इससे हमारी जो लागत है वो हमारी पॉजिटिव होती है, बहुत ज़्यादा लागत इसमें नहीं आती अगर इसको न्यूनतम तकनीक अपनाई जाए तो। क्वेश्चन नंबर 6 है, स्टॉक के पुनः पूर्ति के उपयोग के लिए सतत समीक्षा प्रणाली और आवधिक समीक्षा का वर्णन कीजिए।
तो ये वाला क्वेश्चन हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे और बाकी के जो 6 से लेकर 9 तक हैं सारे क्वेश्चन हमारे नेक्स्ट वीडियो में ख़त्म हो जाएंगे और चैप्टर फिनिश हो जाएगा। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।